नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय। हम देखेंगे कि ये कहां से कहां तक आर्टिकल में आता है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, उनका रिटायरमेंट, उनका पावर और कितने उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि एक अमेंडमेंट हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये 1956 में होता है। और इसमें एक बात कहा गया कि एक राज्य का सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा उल्टा लाइन को बोल दिया। एक उच्च न्यायालय जो है ये 2 राज्यों का हो सकता है। पहले क्या था कि सिर्फ एक राज्य, इस मान लीजिए एक राज्य तो एक हाई कोर्ट। लेकिन अब क्या हो गया कि एक अगर राज्य है तो इसके 2, सॉरी, अगर अगर 2 राज्य हैं, ठीक है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, तो ये हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों को देखेगा। पहले क्या था, मतलब 1956 से पहले क्या था कि एक ही स्टेट होगा और एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को 7वां संविधान संशोधन करके इसको ख़त्म कर दिया गया। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, ये केंद्र शासित जो राज्य थे उनके लिए भी ये कर दिया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये भाग 6 में आता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट में होता है। वहीं हमने जब सुप्रीम कोर्ट को देखा था तो हमने उसको भाग 5 में पढ़ा था, क्योंकि वो संघ था, यानी कि केंद्र में। तो भाग 6 में हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? तो 214 से कहाँ तक? 231 तक, ठीक है। इसमें हम हाई कोर्ट का राज्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, इसका गठन, सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल हम देखते हैं 214। इसमें क्या कहा गया है? तो एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 214 सबसे पहला आर्टिकल यही कहता है, ठीक है। फिर 231 क्या कहता है? 231 जो लास्ट वाला आर्टिकल है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये सेम वही बात हो गई जो हमने अभी देखा था कि संसद विधि बनाकर विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक, एक हाई कोर्ट बना सकती है, ठीक है।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा। जाहिर सी बात है कि एक मुख्य न्यायाधीश तो होना ही चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश होगा ही। देखिए, मान लीजिए ये हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसके जो जज होंगे, JUDGE जज, इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ इनको शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिलाएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी जो शपथ होती है वह राज्यपाल के द्वारा होती है, राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। इनका उम्र क्या होता है रिटायरमेंट का? सेवानिवृत्ति ये होती है 62 साल में। वहीं जहाँ हमने सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष देखा था और हाई कोर्ट में हम 62 वर्ष देख रहे हैं। मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को भूलेगा नहीं। 215 आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है कि हाई कोर्ट जो होगा वो एक अभिलेखी न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट वाले में, यानी कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय, तो हमने उसमें बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश या और न्यायाधीश, पहले तो मुख्य न्यायाधीश का देखते हैं। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इनका सैलरी जो होता है वो होता है 2.5 लाख, ठीक है। और जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनका सैलरी कितना होता है? तो 2.25 लाख, ठीक है। वहीं जहाँ हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा था? सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि 2,80,000 जो था वो मुख्य न्यायाधीश का था और 2.5 लाख जो था वो अन्य न्यायाधीशों का था। अब हम उच्चतम न्यायालय की कुछ शक्तियाँ देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला और वसीयत, विवाह, तलाक, इन सब का ये न्यायालय में देखा जाता है, हाई कोर्ट में। इतना बड़ा लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, ठीक है। एमएलए का यहाँ पर क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। तो निर्वाचन संबंधी अगर कोई भी मामला हो गया तो हाई कोर्ट उसको सुन सकता है, ठीक है। नागरिकों का अगर फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ, मूल अधिकार का, तो हाई कोर्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। विवाह हो गया, शादी हो गया, तलाक हो गया, इन सब का मामला हाई कोर्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल है जो कि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है इससे, 226। इसमें क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का हनन होता है, यानी स्टेट अगर छीनती है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हमने जब सुप्रीम कोर्ट देखा था तो आर्टिकल 32 था, फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रिट, ठीक है। 5 प्रकार के हमने रिट देखा था ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा, ये सब उसी प्रकार से है, ठीक है। फिर एक और पॉइंट ध्यान दे दीजिए कि पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रशासनिक पर्यवेक्षण अगर कोई होता है और उसमें अगर कुछ फेरबदल अगर हो गया, ठीक है, कुछ
तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं कि सर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ठीक है, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड तो इतने ही पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ बाहर आता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हाई कोर्ट पढ़ाए हैं, तो अभी हाई कोर्ट जब खत्म हो गया तो इसमें महान्यायवादी और महाधिवक्ता को तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे। तो हमारा हाई कोर्ट से जो भी इम्पोर्टेंट जो आने वाला था प्रश्न वो इसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और भी मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ। 1 मिनट समय दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाहर अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट है दोस्तों, देखिए छोड़ूंगा नहीं इसको। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गया तो नहीं बताऊंगा, इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष रूप से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस जो हैं, इनका जब नियुक्ति होता है, ठीक है, नियुक्ति, ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश से ये क्या करेंगे? सलाह। भारत के मुख्य न्यायाधीश से ये सलाह लेंगे, किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये सलाह लेंगे, और जब ये सलाह दे देंगे कि हाँ ये आदमी सही है, इसको आप हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, तब क्या होता है कि संबंधित जो राज्यपाल है, इससे संबंधित राज्य का राज्यपाल इससे भी सलाह लेंगे। कौन? राष्ट्रपति महोदय। यानी कि 2 लोगों से ये सलाह ले रहे हैं। ठीक है, और सलाह लेने के बाद वो क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे, इनका नियुक्ति हो जाएगा। तो इस चक्र को आप समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा? तो CJI से लेगा, और संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उसी से सलाह लेगा, और उसके बाद उनका नियुक्ति कर देगा। यही इसमें आखिरी पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और न इसके बाहर कोई प्रश्न बनेगा। आप लोग यहाँ से इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एक ही चीज़ को ध्यान से समझते रहिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को महान्यायवादी चैप्टर लेकर के। क्या है अगला चैप्टर हमारा? तो महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, इसको हम लेकर के अगला वीडियो में आएंगे, ताकि आप लोगों का जो भी प्रश्न है वो बाहर ना जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।